अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम कैपिटल एसोसिएट्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद शेख साहब, जो कि CEO है कैपिटल एसोसिएट्स। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए ठीक है? और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता है? सर तकरीबन 25 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? यहाँ की मार्केट तो सही है, इस वक्त जेन्युइन बायर इस वक्त मार्केट में खरीद फरोख्त भी हो रही है। ये कि पहले जैसे मामला नहीं है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और पोर्शन वगैरह की कीमतें क्या चल रही है? इस वक्त मकान नॉर्मली इस वक्त अगर आप 120 स्क्वायर यार्ड्स का भी बेंगलुरु परचेज करना चाहते हैं यहाँ पर 2.5 मिलियन जो है इस वक्त प्राइस है उसके। इसमें 240 यार्ड्स पे जाते हैं तो तकरीबन ये समझ लेंगे 5 मिलियन प्लस पे इस वक्त आपको अपने जो बजट को रखना पड़ेगा। फ्लैट्स में अगर हम जाते हैं नॉर्मली तो 2.5 मिलियन है, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हैं 35 लाख टू 90 लाख तक। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील कर रहे हैं? तो इसके अलावा हम लोग गुलिस्तान जौहर के अलावा गुलशन इकबाल, स्कीम 33, स्कीम 45 के एरियाज को प्रॉपर्ली डील कर रहे हैं और यहाँ के क्लाइंट्स भी हमारे पास माशाल्लाह से अवेलेबल है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी देखने में आई? तो हम लोग पहले मुख्तलिफ न्यूज़ के जैसे जंग में हमने इश्तिहारात वगैरह लगाते थे तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स आते थे। मैं जब से ये पोर्टल आए हैं तो उसमें रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा आने लगा है। तो मुख्तलिफ पोर्टल्स को हम अभी यूज़ कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? देखिए ऑब्वियसली अगर जब मटेरियल की कॉस्ट में इजाफा होगा तो फिर लाजमी मकान के प्राइस में इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए और मकान की कॉस्ट वहीं बरकरार रहे। तो अंडरस्टूड है कि लाजमी कॉस्ट बढ़ेगी उसकी। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो प्रोफेशनल को आप उसमें अगर शामिल करते हैं तो आपकी चीज़ जो है वो बेहतर आपको मिल जाती है, प्रोटेक्शन बहुत सारी आ जाती है और धोखाधड़ी वाले मामला जो होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉलेज नहीं होती तो वो चीज़ों में भी उनको अवेयरनेस आती है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी में एक प्रोफेशनल ब्रोकर को शामिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेरे हिसाब से ये कि सबसे पहले जाके उस एरिया का विजिट करें और उसके वहाँ के इन्वायरमेंट माहौल को चेक करें। अगर वो बेहतर है तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मामला पे जाएं। बाकी प्रॉपर्टी आप परचेज कर लेते हैं, अगर उसमें अगर कोई काम वाम निकल आता है वो तो आपके अपने हाथ में होता है कि आप उसको मेंटेन कर लें, मेंटेनेंस कर लें, मगर आप माहौल की मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वहाँ जाके आप मेंटेनेंस और माहौल वगैरह को देखें। आप अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? 25 साल से हम बेंगलुरु सेल वगैरह सेल्स के काम कर रहे हैं और अब तक ऐसे कोई मामला नहीं हुए। अगर इनकेस अगर ऐसे मामला हो जाते हैं तो हम खुश लोगों के साथ उस डील को बैक करने की कोशिश करते हैं और उसको चाहते हैं कि वो अपने अपने मामला को आराम से सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के दो खरीदार हो और दोनों ही बजटों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए असल में बहुत से एस्टेट एजेंट हैं मगर वो इस चीज़ को जो है पेश करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि चलो एक ऑफर वैलिड है, उसका ऑनर यानी देने के लिए राजी डील को, मगर वो दूसरे के पास इस वजह से चले जाते हैं चलो वहाँ से कुछ हमें अपने मामला बढ़ के मिल जाएंगे। असूलन ये होना चाहिए अगर ऑफर जो ऑनर डिमांड कर रहा है और वो डिमांड पे कोई फर्स्ट पार्टी आके ओके करती तो उसी को सौदा देना चाहिए। एक आम शख्स अगर कभी अपनी जमीन बेचने खड़ा होता है तो वो सोचता है यार मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो मिट्टी है, आप लोग जो चीज बेच रहे हैं वो सोना है, तो इसका आप क्या कहेंगे? मसला ये कि हर कोई निकलता है अपने रोजी के लिए, अपने मामला के लिए, बिजनेस के लिए, और वो कोई भी प्रोडक्ट लेता है और उसको बेचता है तो लाजमी वो तारीफ करेगा, उसकी चीज़ों को बताएगा तो जाके वो प्रोडक्ट बेचेगा। मगर ये कि हमारा ये होता है कि हम जो नेचुरलिटी है, जो एक्चुअल जो चीज़ है उसी को हम बता के उस चीज़ को हम बेचें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 45 का इलाका कैसा है? स्कीम 45 का इलाका सर इससे तो डेवलप हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स और कुछ सोसाइटीज वहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं, बहुत से परमिशन भी देना शुरू हो गए हैं। तो एक टाइम था कि अगर जौहर को हम सोचते थे यहाँ पर हम जाए नहीं जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, मगर आज ये हाल है कि ये जौहर भी हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई लोगों के बाहर चला गया। तो अभी स्कीम 45 को वो अवेल कर सकते हैं, चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल एरिया, नाज़िमाबाद पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए पोर्शन तो वैसे इलाके के हिसाब से दिया जाए, जहाँ गुंजान आबाद है तो वहाँ तो पोर्शन वैसे भी नहीं बनने चाहिए। और वजह ये कि जब पॉपुलेशन जब होती है तो वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम आती हैं
बिजली की प्रॉब्लम्स आती है, सर्विस की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा गैस के आजकल आपको पता प्रॉब्लम, सब यही रीज़न होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए वो कम से कम पोर्शन को ना दिया जाए, और लोगों को लेने का रुझान ये होता है कि जो लोग वहाँ अरसद रात से वहाँ रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक टाइम हमने गुजारा उस इलाके से हम ना जाना चाहें, और वो जब उनको अपने आबाई जो घर है वो बेचने के बाद जो उनको शेयर्स मिलते हैं तो उस हिसाब से वो घर नहीं खरीद सकते, तो लिहाजा वो पोर्शन में मजबूरी में लेते हैं ताकि हम यहाँ रहने लगे। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने तो अभी तक कोई रियल एस्टेट पॉलिसी के ऐसा इकदाम तो कोई भी नहीं उठाया सिवाय टैक्सेस के बॉन्डिंग के। हाँ, अगर इसमें कुछ रिलीफ देते हैं और पॉलिसीज को आसान करते हैं, टैक्सेस में कमी करते हैं और इसको एक इंडस्ट्रीज में शामिल करने की एक पॉलिसी बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना बुरा नहीं है और एक अच्छा एक बिजनेस है, और जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होगा। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? देखें, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवाने के साथ जाते हैं तो वो मकान बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। सेकेंडली, जो वो मकान परचेज कर लेते हैं तो आजकल डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि ये समझ लो कि 25% के हवाले से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे हो रहे हैं तो वो 200% पे चले गए। जो इस वक्त जो भी बायर है, परचेजर है, वो उसको करने के लिए बड़ी परेशानी में आ जाता है। तो लिहाजा इसकी पॉलिसी में कोई आसानी फरमाए, सेल डीड हो गया या पावर्स हो गई, उसके अंदर जो मामला इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट किया उसको इजीली किया जाए। आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती हैं उसमें? जितनी भी प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट में जो काम है सारी माशाल्लाह से करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, अपना सेल परचेजिंग भी करते हैं। तो मसले इस तरह से हमने जो अच्छे काम करने वाले जो बिल्डर हैं या सोसाइटीज बनाने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, और अपना कैपिटल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से जो सेल परचेज का हवाला है उसके हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको एक अच्छी चीज उनको मुहैया कर रहे हैं। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बन रही है, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज के हद तक ही महदूद है? अब ये एक अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह आगे मकासद भी इसके पूरे होंगे और ये बाकायदा इसका कानून भी पास करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाद स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल गिरा देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो ये था कि प्रोफेशनल काम करने वाले लोग थे और वो काम करते थे, मगर कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि इस रियल एस्टेट को लोग इजीली समझ के इस फील्ड के अंदर आसानी से आ जाते हैं। और कोई अगर शॉपकीपर है वो भी रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई चलता फिरता है वो भी रियल एस्टेट का काम कर रहा है, दिल्ली के चौकीदार हैं वो भी रियल एस्टेट वाले काम में लग गए हैं। अब वो पार्टीज जो है वो उनसे फायदा उठाती हैं, उनसे जाके घर पूछ पाछ के देख लेती हैं और वो कमीशन के हवाले से वो उनको जो अपनी मर्जी होती है मनमानी रकम दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी लेन देन करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है? देखिए, फाइलर तो हर शख्स को होना चाहिए, इससे हमारे मामला जो है मुल्क के मईशत के जो इस्तेकाम वो अच्छे बनते हैं और एक रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे फिर हमारी जो पॉलिसीज हैं जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वो अच्छी होती है। तो लिहाजा रियल एस्टेट में के हवाले से भी सबको फाइलर होना चाहिए। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? असल में मसला है कि अब तो सबके लिए प्रॉब्लम हो गई है और वो छत किसी ने बेच दिए, चाहे वो वारसन की तरफ से बिकी हो या कुछ भी हो, उसके बाद जब वो लेने के लिए जाता है, परचेज करता है, तो बड़ी मुश्किलात आती है क्योंकि जो अमाउंट उसके पास आता है उसमें उससे कई गुना ज़्यादा उसमें अमाउंट को शामिल करता है, करने के बाद फिर वो कोई चीज़ ले पाते हैं या बैंक लोन की तरफ चला जाता है, मजबूरी होती है। मगर कोई अगर इजीली कोई घर खरीदना चाहे तो उसके लिए इस वक्त बड़ी मुश्किलात है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखिए, इंशाल्लाह जिस तरह से लास्ट प्रीवियस डे से मामला जैसे भी हैं अच्छे चलते हुए आ रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपके अपने हाथ में होती है और आप इसको चला रहे होते हो। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ सर, ये थोड़ा सा एक इशू है, बस ये कि लाजिमात फैमिली के लिए भी घर टाइम निकालना होता है, मगर ये कि कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम वहाँ पे भी दें, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं और जो सिस्टम चल रहा है इसमें हमें तकरीबन 12 से 16 घंटे जो है कम से कम काम करना पड़ता है, लिहाजा इसमें हम फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। नई जो जनरेशन है इस वक्त जो मामला हैं जॉब के हवाले से काफ़ी परेशान है, तो नई जनरेशन को मैं चाहता हूँ कि वो भी इस फील्ड के अंदर आए, मेहनत से ईमानदारी से इस फील्ड के अंदर काम करें, तो कुछ टाइम की मेहनत और मुशक्क़त के बाद इंशाल्लाह वो इसमें एक अच्छी यानी इनकम हासिल करना शुरू कर देंगे और इसी को वो आगे लेके चल सकते हैं, तो और भी मामला इससे बेहतर हो सकते हैं।
मैं जनाब शुएब साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ ही अपने आज के इस इंटरव्यू को यहीं पर तमाम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपकी राय से जरूर आगाह करें। कैपिटल एसोसिएट्स के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।